एक वीडियो में मोंगोडीबी कंप्लीट। यस गाइस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इसी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट मोंगोडीबी मैं आपको समझा दूंगा। जो लोग मोंगोडीबी में जस्ट नए नए आ रहे हैं, जो लोग मोंगोडीबी में बिगिनर्स हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग मोंगोडीबी क्या है, मोंगो क्या होता है, मोंगो डी क्या होता है, मोंगोडीबी कंपास क्या होता है, मोंगोडीबी पे इंसर्ट, क्रिएट, रीड, डिलीट के कमांड कैसे काम करते हैं, मोंगोडीबी में अपडेट्स कैसे किया जाए, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। वेलकम टू WSCryptTech, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और गाइस, इस एक वीडियो में मैं पूरा मोंगोडीबी आपको समझा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि मोंगोडीबी एग्जैक्टली है क्या। मोंगोडीबी जो है वो एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो NoSQL पे काम करता है। तो आप लोगों ने आज तक अगर कभी भी SQL पे काम किया है या MySQL पे काम किया हुआ है, तो MySQL जो है वो कैसी लैंग्वेज है, वो एक SQL या SQL बेस्ड डेटाबेस है वो, जिसमें आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हो। ओके, बट यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस होते हैं वो NoSQL पे काम करते हैं। मतलब यहाँ रिलेशनल डेटाबेस का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ रिलेशनल डेटाबेस वर्क नहीं करता, रोज और कॉलम्स नहीं होती। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ होते हैं डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो जब हम लोग डेटाबेस पे काम करते हैं और हम लोग जो रोज एंड कॉलम्स या हम लोग जब डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वो रोज और कॉलम्स ना होकर यहाँ क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम लोग आगे वीडियोस में भी समझेंगे। सो मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट डेटाबेस, इट वर्क्स ऑन NoSQL। ठीक है, SQL पर ये काम नहीं करती, तो जैसे MySQL काम करती थी उस तरीके से मोंगोडीबी काम नहीं करता है। ओके, फिर मोंगोडीबी को क्यों बनाया गया है? मोंगोडीबी को बनाया गया है ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो ईजी हो सके और स्केलेबल हो सके। अब देखिए, जब SQL में हम लोग काम करते हैं तो काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है जो मोंगोडीबी ने हटा दी है, यानी जो NoSQL या डॉक्यूमेंट डेटाबेस अगर कोई भी होता है तो उसमें हट जाती है, बिकॉज उसके अंदर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो आपको मैंडेटरी कर देती है कि इतना डेटा होना ही चाहिए, इससे कम डेटा होगा तो एरर्स आएगी, वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर हट जाती है। तो डेवलपमेंट फेज भी इजी बन जाता है और स्केलेबिलिटी बहुत इजी होती है, बिकॉज जब भी आप अपने एप्लीकेशन को स्केल करेंगे, जब भी आप अपने डेटाबेस को स्केल करेंगे, तब आपके पास और इजी ऑप्शंस होते हैं एज कंपेयर टू SQL डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट जो मोंगोडीबी है वो एंटरप्राइज और कम्युनिटी दोनों एडिशन में अवेलेबल है। एंटरप्राइज एडिशन में जो मोंगोडीबी है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, वेयरएज कम्युनिटी एडिशन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। देखिए, कम्युनिटी एडिशन जो है वो छोटे बिजनेस के लिए या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। एंटरप्राइज एडिशन जो है वो उनके लिए बनाया गया है जो एक लार्ज स्केल बिजनेस चला रहे हैं, जिनका बहुत सारा डेटा जो है वो डेटाबेस पे मैनेज करवाया जाता है। सो नेक्स्ट, मोंगोडीबी का जो कम्युनिटी एडिशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे करना नहीं है, बट इक्वली पावरफुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री यूज कर रहे हैं तो काफी सारी फंक्शनैलिटीज मोंगोडीबी हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एंटरप्राइज एडिशन में ये एक फायदा है कि वो आपको एक सर्वर दे रहा है जिसपे आप अपना डेटाबेस, आप अपना कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो। कम्युनिटी एडिशन में ऐसा नहीं है, आपके पास लिमिटेड एक्सेस है, आप बहुत ज्यादा डेटा भी वहां स्टोर नहीं कर सकते हो। तो एक बार मोंगोडीबी का क्विक चारों पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। मोंगोडीबी क्या है? एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, NoSQL पे काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस को इजी करने के लिए और डेटाबेस को स्केलेबल बनाने के लिए मोंगोडीबी को बनाया गया है। मोंगोडीबी एंटरप्राइज और कम्युनिटी दोनों एडिशंस में अवेलेबल है। मोंगोडीबी का जो कम्युनिटी एडिशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब आप अगर छोटे बड़े प्रोजेक्ट पे, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट पर भी काम करते हैं, तब भी आपको कम्युनिटी एडिशन जो है वो इनफ है, वो भी आपका काम करके दे सकता है। ओके, सो ये तो गाइज हो गई मोंगोडीबी की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और बात करते हैं मोंगो और मोंगो डी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, हम लोग मोंगोडीबी पढ़ेंगे, हम लोग मोंगो और मोंगो डी के बारे में समझेंगे, हम लोग मोंगोडीबी के कमांड्स पढ़ेंगे। तो मोंगो क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। गाइस, जो मोंगो है वो एक कमांड लाइन सेल है जो मोंगोडीबी का क्या है, एक इंस्टेंस है। ओके, मोंगो क्या है? मोंगो इज ए कमांड लाइन सेल। कमांड लाइन सेल मतलब क्या? मोंगो जो है वो वर्क करता है कमांड्स देने के लिए। मतलब जो भी आप कमांड्स टाइप करते हैं ना, वो मोंगो के थ्रू जाते हैं और कहाँ जाते हैं? मोंगो डी को, यानी मोंगो डेमन को जाते हैं। अभी में भी ये दोनों पॉइंट्स कंफ्यूजिंग लगे, बट जैसे हम लोग कोड करना शुरू करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या मोंगो है और क्या मोंगो डी है, मोंगो कहाँ काम कर रहा है और मोंगो डी कहाँ काम कर रहा है। सो मोंगो डी इज द मोंगो डेमन, और ये जो डेमन है वो क्या करता है, वो एक होस्ट प्रोसेस है डेटाबेस के लिए। तो आपका जो डेटाबेस है वो जहां पर फिजिकली स्टोर होगा, यानी आपका जो डेटा हार्डवेयर पे जहां भी स्टोर होगा, उस डेटाबेस को मैनेज करने का काम किसका होता है? मोंगो डेमन का होता है, यानी मोंगो डी का होता है। सो एक्चुअली इट इज अ बेसिकली इट इज अ होस्ट प्रोसेस जो क्या कर रही है,
डेटाबेस को होस्ट करवाने का काम कर रही है। और मोंगो क्या है, मोंगो जो है वो इस होस्ट प्रोसेस को कमांड्स देता है कि अभी हम लोगों को इंसर्ट क्वेरी चलानी है, अभी हम लोगों को सिलेक्ट क्वेरी चलानी है, अभी हम लोगों को डिलीट क्वेरी चलानी है। तो ये जो क्वेरी चलाने का कमांड है वो कौन दे रहा है, मोंगो दे रहा है। और मोंगो डी क्या कर रहा है, यानी मोंगो डेमन क्या कर रहा है, उस कमांड के ऊपर एक होस्ट प्रोसेस चला रहा है जिससे वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करके इन कमांड्स को फुलफिल कर रहा है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोंगो एंड मोंगो डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और माइस्क्यूएल और मोंगो डी यानी PHP माइडमिन अगर आपने कभी यूज किया है, मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। सो गाइज ये हमारा PHP माइडमिन है, और PHP माइडमिन में यहाँ आप ws_cube नाम से एक डेटाबेस देख सकते हैं। इस डेटाबेस को मैं ओपन कर लेता हूं, और इस डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है यूजर्स। ओके, इस टेबल के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो कुछ आपको रोज दिखेगी, जैसे ये 4 रोज है, और कॉलम्स दिखेंगे, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एट। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें रोज एंड कॉलम्स है जो टेबल का हिस्सा है, जो कि एक डेटाबेस का हिस्सा है। जब हम लोग बात करते हैं NoSQL की, या जब हम लोग MongoDB की बात करते हैं, तो MySQL से MongoDB कैसे अलग है वो समझ लेते हैं। तो MySQL में जिस चीज को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, MongoDB में भी उस चीज को डेटाबेस ही बोला जाता है, ये वर्ड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन MySQL में जिस चीज को हम लोग टेबल बोलते हैं, मतलब जिस स्ट्रक्चर को हम लोग टेबल कहते हैं, MongoDB उसको क्या कहता है, MongoDB उसको कलेक्शन कहता है। ओके, इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज, टेबल में क्या होती है, रोज होती है। ओके, और वो रोज किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में बनी हुई होती है। ठीक है, टेबल के अंदर क्या होती है, रोज होती है जो कि किसी न किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में बनी हुई होती है। MongoDB में क्या होता है, MongoDB के अंदर कलेक्शंस होते हैं जिनके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर फील्ड्स होती है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे एक आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दिखता है जिसमें नेम हो गया, नेम में फिर कॉलन लगा के आपने कोई भी डेटा पास कर दिया। ठीक है, फिर ईमेल हो गया, तो सपोज ईमेल के लिए ये एक फिर से फील्ड बन गई। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, रोज और कॉलम्स स्टोर नहीं होती, क्या स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स स्टोर होता है, और डॉक्यूमेंट्स में फील्ड्स होती है और उनके सामने उनकी वैल्यूज होती है। सो MongoDB स्टोर्स कलेक्शन विच हैज डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट हैज फील्ड। ओके, जैसे हम लोग का डेटाबेस जो MySQL डेटाबेस है उनमें टेबल्स होती है, टेबल्स में हमारी रोज होती है, और वो रोज किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में डेटा को स्टोर करती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि MongoDB जो है वो बीसन पे काम करता है। मतलब MongoDB का जो डॉक्यूमेंट है, जो डेटा स्टोर होता है, इट इज कॉल्ड बीसन। व्हाट इज बीसन, तो जो आपने जेसन अगर आपने कभी सुना होगा, इट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट नोटेशन है जो कि आपको क्रॉस लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। अगर आपको इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में आपका डेटा ट्रांसफर करवाना है तो इस चीज में हेल्प करता है। तो जेसन को ही एक्सटेंड करते हुए बीसन बनाया गया है। बीसन इज बाइनरी जेसन। ओके, इट इज बाइनरी जेसन। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि MongoDB एक डेटाबेस है। ओके, ऑब्वियसली जेसन टाइप डेटा स्टोर करेगा, बट जेसन के पास उतनी डेटा टाइप्स नहीं है, और MongoDB एक डेटाबेस होने की वजह से उसको बहुत सारे डेटा टाइप्स चाहिए। तो डेटा टाइप्स को एक्सटेंड करने के लिए बीसन को बनाया गया है। ओके, साथ ही साथ जेसन के अंदर डेटा ट्रैवर्सिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है, तो बीसन के अंदर बाइनरी फॉर्मेट में जेसन स्टोर होता है, और बाइनरी फॉर्मेट में जेसन स्टोर होने की वजह से जो डेटा ट्रैवर्सिंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई जेसन से बीसन बनाया गया। ओके, सो MongoDB के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किस में स्टोर्ड होता है, किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, बीसन फॉर्मेट में स्टोर होता है। और MongoDB में जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस ही कहलाता है, जो टेबल्स होती है वो कलेक्शंस कहलाती है, जो रोज होती है वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, और जो कॉलम्स होती है वो फील्ड्स कहलाते हैं। ओके, सो ये तो हो गया MongoDB और MySQL के बीच का एक कंपैरिजन। अब हम लोगों ने MongoDB क्या है ये समझ लिया, Mongo क्या है ये समझ लिया, MongoD क्या है ये समझ लिया, दोनों के स्कीमा के बीच में कंपैरिजन देख लिया। अब MongoDB पे कोड लिखना शुरू करते हैं, और कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले MongoDB को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे लोकल सर्वर पे, यानी हमारे सिस्टम पे। ओके, तो इंस्टॉलेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, ये स्टेप 1 है। आपको क्या करना है, MSI इंस्टॉलर यानी एक MSI फाइल डाउनलोड करनी है जो कि MongoDB का इंस्टॉलर होगा, और MongoDB की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और MongoDB को एज अ सर्विस इंस्टॉल करेंगे ताकि वो होस्ट पर रन हो सके। ओके, तो ये 2 स्टेप कर लेते हैं, फिर हम लोग 3rd और 4th स्टेप पर भी आएंगे। 4th स्टेप बहुत सिंपल सा है, ये बताता है कि MongoDB इट इज नॉट अ स्टेप, इट इज जस्ट एक्नॉलेजमेंट पॉइंट कि
जो MongoDB है ये फैक्ट ये आप एक नोट कर सकते हैं कि जो MongoDB है वो 2701 पोर्ट पर रन करता है। कैसे रन करता है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलता है। ओके, तो आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आपको सिंपली लिखना है डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी सर्वर। ठीक है, डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी सर्वर ये लिखना है एंड प्रेस एंटर। तो सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी mongodb.com/try/community। इस पे क्लिक करना है आपको वेबसाइट पर, और यहाँ पर जैसे ही पेज लोड हो जाएगा तो आपको साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। ओके, सो दिस इज योर MSI फाइल और डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक ऑन डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, ये इसका इंस्टॉलर है। ये जैसे डाउनलोड हो जाता है मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं बोल देता हूँ ओपन व्हेन डन, सो दैट जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया और हमारे पास इंस्टॉलेशन विजार्ड स्टार्ट हो गया है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट। फिर कंप्लीट MongoDB हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं और रन सर्विस एज नेटवर्क सर्विस यूजर ये भी हम लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो MongoDB को हमने एज ए सर्विस इंस्टॉलेशन MongoDB का स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। ओके गाइस, तो MongoDB सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और MongoDB इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपके पास ये इसका सॉफ्टवेयर ये विंडो लोड हो जाएगी MongoDB Compass। MongoDB Compass जो है उसका क्या काम है, उसका काम है आपके इस लोकल सर्वर पर से किसी भी सर्वर को कनेक्ट करना, मतलब आपके इस सिस्टम से किसी भी सर्वर को कनेक्ट करना। इट मे बी लोकल और अ लाइव सर्वर। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल किसी लाइव सर्वर पर यानी किसी लाइव MongoDB सर्वर पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि MongoD जो है वो हमारे लोकल सर्वर से ही कनेक्ट करके मुझे दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा कनेक्ट पर। तो जैसे आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ एक कनेक्ट हो गया ये, और एक डेटाबेस आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। वैसे आपको 4 डेटाबेसेस दिख रहे हैं, बट इनमें से जो ये 3 डेटाबेस है ये तो डिफॉल्ट है, ये चौथा मेरा बनाया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और WS क्यूब नाम से ये बनाया हुआ, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, फिर वापस हम लोग बना लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए MongoDB कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ से वापस डिस्कनेक्ट करता हूँ, ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन है, डिस्कनेक्ट। और यहाँ जो तो ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा था 27017 पोर्ट पर आपका जो MongoDB है वो लोकल होस्ट पर रन कर रहा है। ओके, और आप जैसे यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लोकल सर्वर से इसको कनेक्ट कर देगा, और आप चाहें तो किसी लाइव सर्वर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको एडिट पर क्लिक करना है और कंफर्मेशन दे देनी है कि हाँ मैं एडिट करना चाहता हूँ, और फिर यहाँ से आपको क्या करना है उस लाइव सर्वर का नाम डाल देना है जहां पर भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई लाइव सर्वर नहीं है तो मैं इसको सीधा यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और ये मेरे लोकल सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। ओके, सो ये MongoDB का MongoDB Compass है, जिसकी मदद से आप GUI की मदद से, यानी जो PHP MyAdmin है उसमें क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको एक प्रोवाइडेड है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो टेबल्स बन जाएगी, क्लिक करने से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। वैसे ये कंपास जो है वो आपके GUI का पार्ट है, यानी आपको जब डेटा यहाँ से इंसर्ट करना है तो उसका पार्ट है। बट ऑब्वियसली हम लोग डेटाबेस को मैनिपुलेट करेंगे या डेटाबेस ऑपरेशंस करेंगे तो हम लोग कोड लिखेंगे। बट फिलहाल एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन है, आप ऊपर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ये है डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन। ओके, और डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ WS क्यूब। ओके, एट द सेम टाइम आपको एक कलेक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन टेबल होती है। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, कैप्ड कलेक्शन आपको बनाना है। कैप्ड कलेक्शन का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि फिक्स्ड इतनी ही साइज का डेटा आ सकता है, तो आप यहाँ पर कैप्ड कलेक्शन बना सकते हो। मतलब इससे ज्यादा डेटा जाएगा तो वो पिछले वाले को डिलीट करता जाएगा और नया डेटा डालता जाएगा। तो मुझे अभी कैप्ड कलेक्शन नहीं चाहिए, और मुझे कस्टम अगर कोई कलेक्शन बनाना हो, कोई स्पेसिफिक रूल्स वगैरह डालने हो कलेक्शन के अंदर, तो वो भी मैं दे सकता हूँ, बट मुझे फिलहाल वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली एक कलेक्शन बनाऊंगा स्टूडेंट नाम से और उसको क्रिएट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं आप WS क्यूब नाम से एक डेटाबेस बन चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट नाम से ये कलेक्शन है, आप देख सकते हैं सारे कलेक्शंस दिखा रहे हैं WS क्यूब के। स्टूडेंट नाम से कलेक्शन है, 0 डॉक्यूमेंट है, अभी तक इसमें कोई डाटा नहीं डाला हुआ है। स्टूडेंट वाले कलेक्शन में हम लोग जाते हैं और यहाँ फिलहाल कोई डेटा नहीं है, दिस कलेक्शन हैज नो डेटा। तो आपको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और ये दोनों तरीके आप कैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक बार और थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये होता है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक आईडी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जिसको आपको नहीं छेड़ना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगी।
या फिर मैं इधर भी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये एज इट इज रहेगी और आप यहाँ प्लस करेंगे तो एक नीचे फील्ड आ जाएगी, ऐड फील्ड आफ्टर आईडी, ठीक है। और आपने उसको दे दिया नेम और उसका डेटा डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, देखिए ये एक अलग तरीका है और ये एक अलग तरीका है। डेटा तो सेम तरीके से स्टोर होगा बट यहाँ दिखाएगा कि ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने नेम कॉलन ये डाल दिया, फिर कॉमा सेपरेटेड मुझे कुछ और डालना हो, जैसे मैं यहाँ क्या डालना चाहता हूँ, तो मैं कोर्स डालना चाहता हूँ कि ये बंदा जो है हमारा स्टूडेंट जो है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, तो वो जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर रहा है। ओके, तो मैंने आईडी डाल दी, नेम डाल दिया, कोर्स डाल दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, तो देखिए ये एक डेटा आ गया। अब हम लोग एक और डेटा ऐड कर लेते हैं और इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और इस बार मैं यहाँ से डेटा ऐड करूंगा और प्लस पे क्लिक करता हूँ। एक और हमें ऐड करना है, तो इस बार मैं क्या करूंगा, एज भी डालूंगा। पिछली बार मैंने एज नहीं डाली थी बट इस बार मैं एज भी डालूंगा, तो मैंने लिख दिया जॉन, नेम इज जॉन। और टैब आप जैसे प्रेस करेंगे तो एक नया बन जाएगा। टैब प्रेस किया, फिर से उसकी एज डाली, फिर से हमने यहाँ टैब प्रेस किया। डेटा टाइप आपको चेंज करना है, नंबर बनाना है अगर डेटा टाइप को तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डबल, इंटीजर, ठीक है, जो भी आपको बनाना है वो चेंज कर सकते हैं। और फिर मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं उसका कोर्स, और कोर्स क्या है तो वो PHP कर रहा है। ओके, तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने एक और पैरामीटर रखा, यानी एक और फील्ड रखी जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, मोंगोडीबी उसको फील्ड बोलता है। तो एक और फील्ड रखी एज, और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेम, कोर्स, और नेम, एज और कोर्स। तो जैसे एसक्यूएल डेटाबेस में रेस्ट्रिक्शंस होती है वैसे रेस्ट्रिक्शंस तो यहाँ है नहीं कि आपको एज उसमें भी रखनी पड़ेगी, इसमें भी रखनी पड़ेगी, नहीं। इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज बीसन, तो आप जो भी डेटा डालेंगे वो यहाँ एक्सेप्टेड होगा। ओके, बट हम लोग इस तरीके से डेटा नहीं डालने वाले, हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे जिस इंटरफेस से कोड चलने वाले हैं, तो उस कोड से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये ऑपरेशंस करवाने पड़ेंगे। ओके, तो हम लोगों को कोड चलाने के लिए दो तरीके यूज करने हैं। सबसे पहला तरीका जो होता है वो डेडिकेटेड, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं मोंगो सेल ये है, मैं इसको ओपन कर देता हूं, और मोंगो सेल के अंदर हम लोग अपने कोड को रन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड यहाँ टर्मिनल है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 DBs, ठीक है। 100 DBs का मतलब है कि डेटाबेस जितने भी हैं उनकी लिस्ट दिखा दो। तो देखिए सारे डेटाबेस की लिस्ट दिखा दी। DB लिखकर एंटर दबाएंगे तो जो करंट डेटाबेस है उसका नाम दिखा रहा है। यूज, और फिर WS क्यूब लिख देता हूं मैं, मतलब WS क्यूब वाले डेटाबेस में स्विच कर जाओ। तो देखिए स्विच टू WS क्यूब टेक, ठीक है, जो WS क्यूब वाला डेटाबेस है। तो ये जो टर्मिनल है वो इस तरीके से काम करता है। बट हमें क्या करना है, हमें अभी इसको हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है। मतलब ये टर्मिनल तो एज इट इज वर्क कर ही रहा है, बट हम मोंगोडीबी को अपने कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन करके देखेंगे। और कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने के लिए आपको मोंगोडीबी को आपके इन्वायरमेंट पाथ में ऐड करना पड़ेगा। सो जो हमारा थर्ड स्टेप था उसको फॉलो करते हुए हमें मोंगो को हमारे इन्वायरमेंट पाथ में ऐड करना पड़ेगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ पर लिख देते हैं एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये ओपन कर दीजिए। ये आपको कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। आपको क्या करना है, जहां पर मोंगोडीबी इंस्टॉल हुआ है, यानी आपके सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो आपके मोंगोडीबी का फोल्डर है वो ढूंढ लेना है। तो देखिए मोंगोडीबी का फोल्डर हो गया, इसमें सर्वर 5.0, तो प्रोग्राम फाइल्स मोंगोडीबी सर्वर 5.0, और फिर बिन फोल्डर यहां तक आ जाना है। और ये पूरा पाथ जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है, तो पूरा पाथ एडिटेबल होगा और आप पूरे पाथ को कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने पाथ कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और यहाँ आ जाना है, पाथ पे जाना है। ओके, यूज वेरिएबल फॉर भागीरथ, पाथ पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना है, न्यू पाथ क्रिएट करना है और वो पाथ यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, देखिए पहले से एक बार पाथ डाला हुआ है, आप चाहें तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, और ये पाथ मैंने डाल दिया है। ठीक है, और इस पाथ को डालने के बाद ओके प्रेस करना है, देन फिर से ओके प्रेस करना है, और मोंगोडीबी जो है वो अब आपके कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोंगो और प्रेस एंटर। तो देखिए मोंगो सेल स्टार्ट हो चुका है और ये उसी पोर्ट पे 27017 पोर्ट पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, मोंगोडीबी आपका लोकल होस्ट से ही कनेक्ट हुआ है, और अब आप यहाँ पर अपने कमांड्स चला सकते हैं 100 DBs सारे डेटाबेसेस दिखाने के लिए, यूज WS क्यूब वाले डेटाबेस में स्विच करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और मोंगोडीबी के कुछ कमांड्स देखते हैं, और ये कमांड्स आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। तो मोंगोडीबी पे जो डेटाबेस ऑपरेशंस हैं उनके कमांड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 100 DBs करके हमने सारे डेटाबेस देखने का कमांड देख लिया। ओके, यूज DB करके हम लोगों ने डेटाबेस स्विच कर लिया, बट यूज DB जो है वो एक और काम करता है,
वो डेटाबेस क्रिएट भी करवा सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं यहाँ आता हूँ और अगर मैं यहाँ DB लिखकर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि करंटली मैं WS क्यूब नाम से डेटाबेस में हूँ। ठीक है, बट मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है, तो मैंने लिखा यूज टेस्टिंग DB। ठीक है, टेस्टिंग DB करके मैंने एक डेटाबेस यूज किया जो कि एग्जिस्ट तो करता नहीं, यहाँ नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको नया बना देगा। और ये क्या कर चुका है, अब स्विच कर चुका है इसके अंदर। और 100 DBs लिख के फिर से देखते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ नहीं दिखा रहा है, बट कंपास पे चलते हैं हम और कंपास पे मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली अभी ये नहीं आएगा बिकॉज हमने कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं किया। आपको अगर याद हो तो यहाँ पर डेटाबेस बनाते टाइम ऑप्शन था कि कलेक्शन एक तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग कलेक्शन डालेंगे तो आ जाएगा, बट अभी आप उस DB के अंदर जरूर आ चुके हैं, मतलब टेस्टिंग DB के अंदर आप आ चुके हैं और टेस्टिंग DB के अंदर हम लोग कलेक्शंस वगैरह भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग टेस्टिंग DB में हैं। मैं फिर से DB लिख के एंटर प्रेस करता हूं तो टेस्टिंग DB दिखा रहा है। मैं यूज WS क्यूब लिखूंगा तो WS क्यूब वाले DB में स्विच हो जाएगा। ओके, तो स्विच करना और नया क्रिएट करने के लिए सेम कमांड है। डेटाबेस अगर आपको ड्रॉप करवाना हो तो जिस DB में अभी आप हो उसमें आपको लिखना है DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस। ओके, DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ताकि ये डेटाबेस ड्रॉप हो जाए। ओके लिखा हुआ आ गया, मतलब ये डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए WS क्यूब नाम से जो डेटाबेस था वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, इधर वो नहीं दिखेगा अब आपको बिकॉज वो डेटाबेस हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस कमांड है। सारा डेटाबेस देखना है अगर आपको तो 100 DBs करंट DB को अगर आपको देखना है तो वो भी मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ। करंट DB को देखने के लिए बस आप DB राइट लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो भी करंट DB है वो दिख जाएगा। ओके, फिर आते हैं हम लोग डेटाबेस को अगर हमको ड्रॉप करना है तो DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ कमांड्स देखते हैं जो कलेक्शन रिलेटेड है। कलेक्शन यानी टेबल की बात हो रही है। ठीक है, तो कलेक्शन रिलेटेड कमांड्स में सबसे पहला है शो कलेक्शंस। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से फिर से WS क्यूब नाम से डेटाबेस बनाता हूं और WS क्यूब वाले डेटाबेस में मैं स्विच हो चुका हूं। DB लिखेंगे तो WS क्यूब का नाम आ रहा है। CLS लिख देता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर दिया मैंने और यहाँ लिखता हूँ शो कलेक्शंस, मतलब जितने भी कलेक्शंस जितनी भी टेबल्स हैं वो दिखा दो। तो देखिए ब्लैंक दिखा रहा है, मतलब कोई कलेक्शन है ही नहीं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। तो लिखना है DB डॉट क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर आपको डबल कोट के अंदर उस कलेक्शन का नाम पास करना है। सो द कलेक्शन नेम शुड बी स्टूडेंट्स। ओके, और एंटर प्रेस करोगे तो ओके हो गया, मतलब कलेक्शन बन गया। और अब आप शो कलेक्शंस पे वापस क्लिक करोगे या शो कलेक्शन को फिर से रन करोगे तो स्टूडेंट्स वाले DB का नाम, स्टूडेंट वाले कलेक्शन का नाम दिखा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं इधर और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल R से रिफ्रेश हो जाएगा। कंट्रोल R से रिफ्रेश हो गया, देखिए WS क्यूब का नाम आ गया, फिर से स्टूडेंट्स नाम से जो मैंने अभी DB बनाया था उसका भी उस टेबल का भी या उस कलेक्शन का भी नाम आ गया। ओके, तो ये कलेक्शन बनाने का तरीका है। अगर आपको कलेक्शन ड्रॉप करना है, मतलब मुझे सपोज वो जो कलेक्शन है उसको ड्रॉप करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, DB डॉट ड्रॉप कलेक्शन। ओके, DB डॉट ड्रॉप कलेक्शन नहीं, पहले DB डॉट कलेक्शन नेम। ठीक है, और कलेक्शन का नाम जो है वो स्टूडेंट्स है, मैंने कलेक्शन ही लिख दिया था। तो DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप करवाना है हम लोगों को DB के अंदर, मतलब हम जिस करंट DB में है उसमें स्टूडेंट नाम का जो भी कलेक्शन है उसको ड्रॉप कर दो। तो ट्रू मतलब ओके डन, सो कलेक्शंस नो कलेक्शन एग्जिस्ट, बिकॉज एक ही मैंने बनाया था स्टूडेंट नाम से, वो डिलीट कर दिया। ठीक है, फिर से बना लेते हैं DB डॉट क्रिएट कलेक्शन स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स नाम से मेरा कलेक्शन बन गया है। ठीक है, स्टूडेंट वाले कलेक्शन को हमने बना दिया है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना, यानी डॉक्यूमेंट के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन पे और देखते हैं कि जो MongoDB है उसमें इंसर्ट क्वेरी कैसे चलती है। ठीक है, अगर आप लोग पहले से डेटाबेस पे वर्क करते हुए आए हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि इंसर्ट क्वेरी क्या होती है और MongoDB पे इंसर्ट क्वेरी कैसे चलानी है। ये MongoDB का सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको लिखना है DB, बैक कर लेता हूं एक बार, DB देन कलेक्शन का नाम और डॉट इंसर्ट। ठीक है, डॉट लगाते जाना है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट का बना बनाया चीज, सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई है, तो इस वजह से डॉट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से इस कलेक्शन में गए हम लोग और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट नाम का एक फंक्शन चला रहे हैं। उस फंक्शन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इस ऑब्जेक्ट में होगी की और वैल्यू। जो की होगी वो फील्ड होगी और वैल्यू जो होगी वो डेटा होगा। ओके,
तो ये आपको पास करना है और आपकी इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी। तो चलिए गाइस चलते हैं हम लोग हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पर लिखते हैं db डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसमें लिख देता है इंसर्ट। इंसर्ट एक फंक्शन है और इंसर्ट का मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और या पैरेंथेसिस मैं नीचे वाली लाइन में स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके वेट अ मिनट, ये एक एरर आ गई, इसको क्लियर कर देता है और इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट का पैरेंथेसिस स्टार्ट किया बिकॉज ये फंक्शन है और इसके अंदर हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट में मैंने दे दिया नेम, नेम के अंदर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। WSCube नाम का डेटाबेस है, उसमें इंसर्ट नाम की टेबल है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रो डाल रहे हैं और रो मतलब एक डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में नेम नाम से फील्ड है और भागीरथ नाम से डेटा है, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग कोर्स लिख देते हैं, तो कोर्स में मैं डाल देता हूँ कुछ और, तो कोर्स में मैंने इधर जावास्क्रिप्ट लिख दिया जो पिछली बार डाला था, ओके, जावास्क्रिप्ट हो गया और हम लोग यहाँ पर आके इसको क्लोज कर देते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो चुका है और पैरेंथेसिस लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो एन इंसर्टेड न्यू रो इंसर्टेड 1, एक नया डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अभी आपने सिंगल एक रो डाली यहाँ पर और देखिए स्टूडेंट वाले में मैं रिफ्रेश करता हूँ Ctrl+R से और स्टूडेंट वाले में जाऊंगा अगर, तो स्टूडेंट वाले कलेक्शन में मेरे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको आईडी ऑटोमेटिक MongoDB खुद ही देता है, बिकॉज MongoDB को पता है कि आईडी देना मैंडेटरी है हर डेटा को, तो आईडी ये अपने आप दे देता है और ये नेम आ गया, ये कोर्स आ गया और ये आईडी आ गई, ठीक है। अब मुझे एक और डेटा इंसर्ट करवाना है, तो मैं एक और डेटा इंसर्ट करूंगा। मैं एक फाइल मैंने एक बना रखी है demo.js, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और कोड जो है वो भी पूरा जावास्क्रिप्ट का ही है। MongoDB का कोड जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, तो इस फाइल के अंदर हम लोग अपने कमांड्स को लिखेंगे और फिर सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये गाइस फाइल है और इस फाइल के अंदर मैं फिर से कमांड लिखता हूँ, तो db डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड डॉट इंसर्ट, इंसर्ट नाम का फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम लोगों को ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है। तो इस फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मैं फिर से वही डाल देता हूँ नेम, नेम शुड बी जॉन, ठीक है, जॉन की एज डाल देते हैं हम लोग 23 और जॉन जो है वो कौन सी कंट्री से है वो भी डालना चाहते हैं तो हम लोग डाल देते हैं USA से है जॉन, ओके, और एक और डाटा डाल देते हैं हम लोग कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो वो कोर्स कर रहा है PHP का, ओके। तो ये मेरी पूरी क्वेरी बन गई और इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर से और हम चलते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऊपर एडिट पे जाएंगे और यहाँ हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। तो देखिए पेस्ट हो गया और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो एन इंसर्टेड, एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और इधर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये दो जो एक कलेक्शन के अंदर दो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, ओके। तो हम लोगों को अगर एक एक डेटा इंसर्ट करवाना हो तब तो ये तरीका सही है, बट मुझे अगर बहुत सारा डेटा बल्क में इंसर्ट करवाना हो तो इंसर्ट नहीं, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मैनी चलाना पड़ेगा। तो ये तो था इंसर्ट का कमांड, अभी मैं चलाऊंगा इंसर्ट मैनी को और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग db और db डॉट स्टूडेंट्स, ओके, और डॉट इंसर्ट मैनी, ओके। इंसर्ट मैनी नाम से फंक्शन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका सिंटैक्स, ओके। यह है इंसर्ट मैनी, कलेक्शन का नाम लिखा, इंसर्ट मैनी लिखा, एक फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, एक एरे पास करना है। मतलब इस फंक्शन में हम लोग एक एरे पास करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें इसके अंदर पास करना है। तो हम इधर चलते हैं और इंसर्ट मैनी लिख देता हूं, इंसर्ट मैनी, और यहाँ एक एरे पास करते हैं। एरे के अंदर पहला ऑब्जेक्ट होगा, पहले ऑब्जेक्ट में मैं सपोज यही सारी डिटेल्स कॉपी करके डाल देता हूँ, ठीक है। ये एज इट इज डाल दी मैंने, ये सारी डिटेल्स, नेम, एज, जेंडर, कंट्री, ओके। जेंडर नहीं रखा हमने बट यहाँ रख सकते हैं और यहाँ कुछ डेटा चेंज कर देते हैं, जैसे जॉन से कर देते हैं जेनी, ठीक है। और वो जो जेनी है वो सपोज कहीं और से है, ओके। और कोर्स जो है वो किसका कर रही है, वो लारावेल का कोर्स कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। अब मैं कॉमा लगाऊंगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पास करूंगा। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वही नेम रखेंगे हम लोग और कंट्री रख लेंगे, कोर्स रख लेंगे, बट मैं सपोज इसमें से कंट्री नहीं रखना चाहता तो मैं कंट्री को स्किप कर सकता हूं, बिकॉज यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और देखिए मैंने यहाँ से इसको हटा दिया कंट्री को, ठीक है। तो एज रख दी हमने और एक और बंदे का नाम रख देते हैं, जैसे रमेश, ठीक है। रमेश इज 25 ईयर्स ओल्ड और लर्निंग MongoDB, ठीक है। तो ये मेरा डेटा हो गया,
इंसर्ट मैनी के लिए मैंने क्या किया, db.students, स्टूडेंट्स नाम की जो मेरी टेबल है वो लगाई। एक बार मैं स्टूडेंट्स नाम की टेबल जो है वो सही कर देता हूँ, यानी स्टूडेंट नाम का मेरा कलेक्शन है, उसमें इंसर्ट मैनी फंक्शन चला रहा हूँ मैं, एक एरे पास कर रहा हूँ, उस एरे के अंदर क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं पूरा, और तो हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे ले जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोड आ गया, और आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए एक्नॉलेज ट्रू, 2 आईडीज आपने इंसर्ट किए, मतलब 2 नया डेटा इंसर्ट किया, ये पहली आईडी है और ये दूसरी आईडी है। ठीक है, आईडी ऑटोमेटिक बन रही है, और रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको 4 अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखने लग जाएंगे। तो इस कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट्स आ गए, 4 डॉक्यूमेंट्स आ गए, जो कि आपने उधर से कमांड प्रॉम्प्ट से चलाए, 2 आपने सिंगल सिंगल चलाए थे और ये हम लोगों ने एक साथ चलाया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डेटा है, और कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है। मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी देख सकता हूँ, ये देखिए ये टेबुलर फॉर्मेट है, आप टेबुलर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कैसा है ये डेटा वो भी आप देख सकते हैं। तो ये एक एक डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, और टेबुलर फॉर्मेट में भी ये डेटा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और जहां पर एज हमने नहीं डाली है, वो नो फील्ड लिखा हुआ है, कंट्री नहीं डाली है, वहां नो फील्ड लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा इंसर्ट मैनी चल गया। बट क्या हम लोग हमेशा वहां पर जाकर ही, कंपास पर जाकर ये डेटा देखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा, हमें डेटा को यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी दिखाना पड़ेगा, और हमें कोड चलाकर डेटा को फैच भी करवा के लेके आना पड़ेगा। तो उस फैच करवाने के लिए जो हमारा कमांड है वो क्या है, db.collectionname.find। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर आकर, मैं इसको फिर से क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLS, और लिख देते हैं db.students.find। ओके, तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स में से फाइंड करना है, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखिए चारों के चारों स्टूडेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। और फाइंड का काम क्या है, सब डेटा लेके आना, मतलब सिलेक्ट क्वेरी जो होती है वो फाइंड होता है यहाँ पर। ठीक है, और फाइंड सारा डेटा लाएगा, और अगर फाइंड को आप डॉट प्रिटी नाम के एक फंक्शन से आगे लगा देते हैं, प्रिटी नाम का फंक्शन डॉट लगाकर, तो ये क्या करेगा, प्रिटीफाइड फॉर्मेट में लेके आएगा। देखिए दिस इज द प्रिटीफाइड फॉर्मेट ऑफ द डेटा, जो स्टूडेंट टेबल में या स्टूडेंट कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड है उनका ये डेटा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा सारा डेटा दिखा रहा है। तो डीबी कलेक्शन नेम और फाइंड, इसका काम क्या है, इसका काम है डेटा को फाइंड करके लेके आना, और डॉट प्रिटी अगर आप लास्ट में लगा देते हैं तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है उस कलेक्शन को प्रिटीफाइड फॉर्मेट में दिखाना। ओके, फिर हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहते हैं, मतलब जितने भी मेरे पास डेटा है उसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर को सर्च करना चाहता हूं, तो सर्चिंग करवाने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है db.collectionname.find एज इट इज। बस फाइंड के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सर्च चलेगा, मतलब फील्ड, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर चला देनी है। ठीक है, जो भी फील्ड है वो, और उसकी वैल्यू चला देनी है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग फिर से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और लिखता हूँ मैं db.find चला देता हूँ वापस, और फाइंड के अंदर मैं इस तरफ कोड लिख के ले आता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग। ये तो हमारा इंसर्ट मैनी का कोड हो गया। यहाँ पर आ जाता है db.collectionname जो भी है मेरा, वो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, और .find, फाइंड के अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वो कोर्स, वो बंदा जो PHP कर रहा है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स जो PHP कर रहे हैं ना, उन सबका डेटा निकाल कर लेके आओ। तो अभी हमारे पास PHP का फिलहाल एक ही स्टूडेंट है, तो ये क्या करेगा, उसी का डेटा निकाल के लेके आ जाएगा। तो फाइंड में हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें एक फील्ड और उसकी वैल्यू थी, और इस कोड को हम लोग जैसे ही यहाँ चलाएंगे, तो ये मैं हटा देता हूँ पूरा। ओके, और फिर से हम लोग यहाँ डाल देते हैं इसको, और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए जॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो PHP का कोर्स कर रहा है, तो उसका नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर इसको भी प्रिटीफाइड वे में दिखाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो .pretty। ठीक है, मैंने अपवर्ड की से वापस लेके आया, और ये प्रिटीफाइड फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, सपोज आप यहाँ एक और चीज चलाते हो, जैसे कि मैं सिर्फ ये कोर्स सर्च कर रहा था, मैंने एक और सर्च कर दिया इधर, वेयर एज इज। ठीक है, और एज मैंने रखी है सपोज 24। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए। कॉपी करते हैं और इधर एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लाकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको, और एंटर प्रेस करते हैं। ओके, तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मैं वापस प्रिटी भी लगा देता हूँ, बिकॉज इस पर्टिकुलर पैरामीटर से कोई है ही नहीं इधर। ठीक है, प्रिटी, और एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज इस फॉर्मेट में कोई है ही नहीं।
अगर मैं किसी को एडिट कर देता हूँ इस फॉर्मेट के लिए, जैसे मैं जॉन को ही कर देता हूँ 24 का, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ और इसको 24 का बना देंगे। ओके, तो ये मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट ऑपरेशन चला दिया है और अब मैं इधर आकर वापस ये कोड जब चलाऊंगा तो देखिए जॉन का नाम वापस से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी एक सर्चिंग को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जो सर्चिंग है वो भी हम लोग इस तरीके से यहाँ चला सकते हैं। ओके, तो चलिए सर्चिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं। जैसे हमें सपोज कुछ लिमिटेड डेटा ही चाहिए, अभी मैं फाइंड कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मेरे पास सारा डेटा आ रहा है। मैं फिर से आपको फाइंड चला के दिखाता हूं और क्लियर स्क्रीन करते हैं, फाइंड वाले पर चलते हैं। देखिए फाइंड प्रिटी, और ये क्या कर रहा है, सारा डेटा निकाल कर दे रहा है, बट मैं चाहता हूं कि सारा डेटा ना निकाले, मैं चाहता हूं सिर्फ 2 ही डेटा निकाल कर दे। तो मैं प्रिटी के बाद एक लिख सकता हूं लिमिट, लिमिट नाम का फंक्शन, और इसमें मैंने पास कर दिया 2। तो देखिए शुरुआत का 2 ही डेटा आ गया, बाकी सारा डेटा नहीं आया। जो स्टार्टिंग के 2 डेटा थे वो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं। ओके, तो ये है लिमिट करने का तरीका। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और सपोज मुझे आउटपुट को काउंट करना है, मुझे देखना है कि टोटल कितनी रोज है, टोटल कितने कॉलम्स हैं, क्या है वो अगर मुझे देखना हो, मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन चला सकता हूँ डॉट काउंट। ओके, और एंटर प्रेस कर देते हैं तो दिखा रहा है 4, यानी 4 टोटल कॉलम्स है। और अगर आप इसके अंदर कोई कंडीशन लगाते हो, जैसे मैंने ये कंडीशन लगा रखी थी और मैं इसके कंडीशन के साथ लिख देता हूँ काउंट। ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई और लिख दिया काउंट, तो क्या दिखा रहा है 1, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद हमने एक ही रिकॉर्ड फाइंड किया। ठीक है, मोंगोडीबी आपको बता रहा है कि एक ही रिकॉर्ड मेरे को मिला है। ओके, तो ये हो गया। फिर हम लोगों को सपोज सॉर्टिंग करवानी है डेटा की, तो अभी हम लोग जब फाइंड चलाते हैं, मैं क्लियर स्क्रीन करके दिखा देता हूँ आपको फाइंड चला के। तो अभी जब मैं फाइंड चला रहा हूं तो क्या हो रहा है कि डेटा जिस ऑर्डर में स्टोर्ड था उस ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर लिखा फाइंड डॉट सॉर्ट। ठीक है, फाइंड के बाद हमें क्या करना है, सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है और सॉर्ट फंक्शन में हमें की देनी है। की का मतलब क्या है गाइस, फील्ड है। ओके, तो यहां पर देना है फील्ड और उसमें -1 अगर हम लोग देंगे तो वो क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और +1 देंगे तो, या 1 देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर फाइंड में चले हम और लिखा सॉर्ट, सॉर्ट में एक ऑब्जेक्ट पास किया और इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया जो नेम है उसको -1। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। ओके, एक साथ में प्रिटी भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो प्रिटी फंक्शन, और देखिए रमेश पहले आता है, फिर जॉन, फिर जैनी, और फिर ये इस तरीके से क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बी पहले आएगा, फिर यहाँ जे आएगा, फिर जे आएगा और फिर आर आएगा। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ले गया। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ 1 रखता, ओके, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग लेके आ जाता। ऑल्सो मैं अगर यहाँ एज रखता हूँ, ठीक है, मैंने अगर लिखी एज 1, तो असेंडिंग ऑर्डर में एज दिखानी चाहिए। तो जिसकी एज कुछ नहीं है वो सबसे पहले आएगा। ओके, फिर 22, फिर 24 और फिर 25। ऑल्सो मैं यहाँ पर -1 दूं अगर एज में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 25, 24, 22 और लास्ट में जिसकी एज नहीं डाल रखी। तो ये 3 तरीके हैं गाइज लिमिट करने के, काउंट करने के और सॉर्टिंग करने के, जो कि बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये आप लोगों ने बहुत बार इन चीजों को इंप्लीमेंट किया होगा अगर आप पहले भी डेटाबेस पे काम कर चुके हो। अब सिर्फ मोंगोडीबी में हम लोगों को फंक्शंस पढ़ने हैं उस चीज के रिलेटेड। ऑल्सो जब हम लोग इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं, तो जैसे मैं ऊपर एक इंसर्ट क्वेरी मैंने लिखी हुई है, वो मैं पूरी कॉपी करता हूँ और मैं इसके अंदर एक नाम लिख देता हूँ, सपोज दिनेश। ओके, ये एक नाम लिख दिया मैंने, इसकी एज लगा देते हैं 13। ये बंदा इंडिया से बिलोंग करता है। ओके, ये हमारे यहाँ पर C++ सीख रहा है, और ये जो बंदा है वो किस तारीख को ज्वाइन हुआ, तो मैं कॉमा सेपरेटेड डेट डालूंगा। और मैं अगर कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलाना चाहता हूँ तो वो भी मैं मोंगोडीबी में इंसर्ट क्वेरी में चला सकता हूँ। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे न्यू डेट। ओके, तो ये न्यू डेट लिखते ही क्या करेगा गाइस, डेट ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वोक होगा और ये जो है इसके अंदर पूरी की पूरी डेट स्ट्रिंग चली जाएगी। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ लाकर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ एडिट एंड पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, फिर से कर देते हैं एक बार पेस्ट। देखता हूँ कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आई गेस पेस्ट का ऑप्शन आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पेस्ट कर दिया हमने पूरा कोड। एक बार क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, और आई गेस कुछ प्रॉब्लम होगी उस वजह से पेस्ट नहीं हो पा रहा होगा। कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो कोड आ गया मेरा और एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए एन इंसर्टेड एक रिजल्ट चला गया।
और मैं आपको कंपास पे लेके जाता हूँ और कंपास पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ है। तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं एक लास्ट में दिनेश आ गया जो C++ पढ़ रहा है, और आगे आप जाओगे तो डेट के अंदर डेट टाइप से डेटा स्टोर हुआ है और ये डेट और टाइम स्टोर हुआ है। जिस टाइम पर ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पर ये जो है वो डेट टाइम पूरा इसके अंदर स्टोर हो चुका है। ओके, तो आप इस तरीके से कोई जावास्क्रिप्ट का कोई और फंक्शन चलाना चाहते हो, जैसे मैं सपोज यहाँ पर एक और ले लेता की, ओके, या की ना लेकर हम लोग सपोज इसका सीरियल नंबर ले लेते हैं SR और यहाँ लिख देते हैं हम लोग math.random। ओके, कोई भी रैंडम नंबर मुझे चाहिए तो math.random ये मैंने चलाया, ये भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट के मैथ ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ फिर से और पेस्ट करते हैं। ओके, एंटर प्रेस किया, देखिए फिर से एक डेटा इंसर्ट हो गया। इधर चल के रिफ्रेश करेंगे तो एक और दिनेश की एंट्री आई है और आगे जाएंगे हम तो देखिए रैंडम नंबर आ रहा है इधर एक। ओके, तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जावास्क्रिप्ट की जो भी कोड होता है वो भी आप यहाँ पर चला सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और कुछ और डॉक्यूमेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑपरेशन है उसमें हम लोगों ने क्या किया, डेटा लिमिट कर दिया, काउंट हमने निकाल दिया। ये तो सारी चीजें हो चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं और अपडेटिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग एक कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अपडेट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपका जो क्रिएटेड डेटा है उसको आप अपडेट नहीं कर पाएंगे तो आपको डिलीट करके फिर रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोंगोडीबी में जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें अपडेट 1 करके ये एक फंक्शन चेंज कर दिया गया है। पहले अपडेट नाम का ही फंक्शन था, साथ ही साथ में ये $set करके आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहला एक ऑब्जेक्ट होगा $set होगा और उसके अंदर अपडेटेड ऑब्जेक्ट पास करना होगा। और ये पूरा सिंटेक्स है db.collection name, जो कलेक्शन का नाम है वो, और अपडेट 1, फिर यहाँ सर्च करना है और किसको अपडेट करना है। और एक की होती है अपसर्ट नाम से, तो अपसर्ट को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले मैं चलता हूं और ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। मैं पहले कोड लिख लूंगा db डॉट, और जो हमारे स्टूडेंट्स नाम की टेबल है उसमें जाना है या स्टूडेंट नाम के कलेक्शन में जाना है, अपडेट 1, और सर्च क्या करना है, तो सर्च करना है जहां पर नेम जो है वो जॉन है, जहां पर नेम क्या है, जॉन है, वहां पर क्या करो, उस चीज को सर्च करके लाओ और जो सेकंड ऑब्जेक्ट आप पास करोगे उसमें लिखोगे $set कॉलन और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करोगे। देखिए आप क्या बोल रहे हो कि जहां पर ये डेटा मिले वहां पर ये सेट करना, और सेट क्या करना, तो सेट कर देना कि जॉन की एज जो है वो, उसमें हम लोगों ने 25 कुछ लिखी हुई थी, वो 30 कर देना, ठीक है। तो हमने ये बोला कि जहां पर ये कंडीशन मैच होती है, जहां जहां ये कंडीशन मैच होती है वो नहीं, अपडेट 1 मतलब जहां पर भी पहली बार ये कंडीशन मैच होती है वहां पर जाना है, पहली बार जहां पर कंडीशन मैच होती है वहां पर जाना है और उसकी एज को क्या कर देना है, ये सेट कर देना है जो हमने यहाँ लिखा है। तो चलिए देखते हैं, कॉपी करते हैं इसको और इसमें आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस से और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो एक्नॉलेज ट्रू, ठीक है। मैच काउंट 0 दिखा रहा है, मॉडिफाई काउंट 0 दिखा रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जॉन नाम से हमारे पास एक यूजर है। और एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं और यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए, JOHN, नेम में मैंने सही लिखा हुआ है। ओके, स्टूडेंट टेबल में जॉन और सेट एज इज इक्वल टू एज विल बी 30, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम लोग इस कोड को। यहाँ मैं कॉमा सेपरेटेड एक और चीज पास कर देता हूँ, अपसर्ट, और अपसर्ट में ट्रू पास कर देता हूँ, ठीक है। अपसर्ट क्या करता है, अपसर्ट का मतलब होता है कि अगर ये डेटा ना मिले तो उसको क्रिएट कर देना। अपसर्ट का मतलब है क्रिएट द रिकॉर्ड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग क्रिएट करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिकॉर्ड मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। ओके, तो देखता हूं मैं इसको यहाँ लेके आते हैं और हम यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, फिर से पेस्ट हियर, एंटर प्रेस किया और देखिए एक्नॉलेज ट्रू, मतलब इसने एक नई आईडी बना दी है, बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस, नई आईडी नहीं बननी चाहिए थी। तो देखिए जॉन नाम से वैसे कोई नई आईडी नहीं बनी है। एक बार मैं और रिफ्रेश कर लेता हूँ और इस कोड को हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग अभी फिलहाल कौन सी डीबी में है। ओके, टेस्ट नाम की डीबी में है, तो ये मिस्टेक हो रही थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा था। अभी मैंने बीच में ये टर्मिनल बंद कर दिया था गलती से, तो हम लोगों को पहले डीबी चेंज करनी पड़ेगी, यूज WS क्यूब, और अब मैं वो वाला कोड चलाता हूँ और बिना अपसर्ट के चलाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको अपसर्ट समझाऊंगा। तो ये बिना अपसर्ट के मैंने चलाया कोड, कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ लाकर पेस्ट करते हैं। अभी हम लोग WS क्यूब वाली डीबी में है और यहाँ लाकर पेस्ट करके मैं देखिए एक मैच मिला है, एक मॉडिफिकेशन हुआ है और एक्नॉलेज ट्रू हुआ है।
देखते हैं जहां पर जॉन लिखा हुआ था वहां पहले 24 एज थी, रिफ्रेश करता हूं मैं तो देखिए एज 30 हो गई, मतलब आपका अपडेशन जो है वो चल गया। अब देखिए जैसे जॉन नाम से तो यहाँ बंदा है एक, ओके, सपोज मैं एक ऐसा नाम लिख देता हूं जिससे यहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं, ओके, तो मैंने आशीष नाम लिख दिया जिस नाम से कोई बंदा नहीं है। और अब मैं अगर ये रिकॉर्ड क्रिएट करने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैच तो नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं इधर पेस्ट करता हूँ कोड को और देखते हैं हम लोग, ऑब्वियसली मैच नहीं मिलेगा, फिर से क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और पेस्ट। तो देखिए मैच नहीं मिला है तो मॉडिफिकेशन भी नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें लगा सकता हूँ एक और चीज, यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग अपसर्ट कॉलन फॉल्स, जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है अपसर्ट का, हमने लिख दिया ट्रू, ठीक है, हमने क्या कर दिया अपसर्ट में पैरामीटर डाल दिया ट्रू। अपसर्ट मतलब अपडेट और इंसर्ट इन दोनों को मिलाकर बनाया गया अपसर्ट, अगर एग्जिस्ट ना करता हो तो क्या कर देना है, तो क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूं पूरा कोड, इधर आते हैं हम लोग और यहाँ पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए फिर से कॉपी कर लेता हूं, आई गेस वो कॉपी नहीं हुआ सही से, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम लोग। चलिए और अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या बोल रहा है कि मैच तो नहीं मिला था, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अपसर्टेड आईडी मतलब एक नया हमने डेटा क्रिएट कर दिया। तो इधर आशीष नाम से कोई था नहीं तो हमने क्या कर दिया, एक डेटा क्रिएट कर दिया जिसमें सिर्फ एज वाली फील्ड डाली थी तो हमने सिर्फ एज डाल दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मोंगोडीबी काम करता है कि अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको अपडेट कर देता है। तो अपडेट और क्रिएट इस तरीके से हम लोगों के दूसरे कोई फ्रेमवर्क्स, कई सारे फ्रेमवर्क्स है जिनमें भी ये फंक्शंस आते हैं, अपडेट और क्रिएट। अगर अपडेट एग्जिस्ट करता है तो अपडेट करना है, वरना क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट। अपडेटिंग में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आप अच्छे से समझ लीजिए। सर्चिंग होगी पहले, फिर सेट होगा अपडेटेड ऑब्जेक्ट, और अपसर्ट में बुलियन वैल्यू होगी आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स इज द डिफॉल्ट वैल्यू, फॉल्स क्या होता है, डिफॉल्ट में सेट ही होता है, और आप उसको ट्रू करवा सकते हो अगर आपको अपसर्ट करवाना है तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और कुछ अपडेट ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो दो ऑपरेटर्स मैंने यहाँ लिस्ट कर रखे हैं, और भी ऑपरेटर्स हैं जो मोंगोडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगे आपको। एक है रीनेम ऑपरेटर और एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक सेट नाम से जो ऑपरेटर था वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब रीनेम ऑपरेटर जो है उसका काम होता है किसी फील्ड को रीनेम करवाना, ओके। तो इसको पहले चलाकर देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर लगा देते हैं db.students और .update, और अपडेट में हमें क्या करना है, तो अपडेट में हमें पहले करना है सर्च, और सर्च क्या करना है, तो सर्च में हमें जहां पर भी नेम में जॉन दिखता है, ठीक है, जहां पर भी नेम में मुझे क्या दिखेगा, जॉन दिखेगा, वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं जाकर रीनेम करूंगा, ठीक है। तो रीनेम, और रीनेम किसको करूंगा मैं, तो जॉन के अंदर जो एज है, ओके, उसको मैं क्या कर दूंगा, एज इन ईयर्स, ठीक है, ये मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं या रीनेम करना चाहता हूं एज इन ईयर्स, ओके। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रीनेम हो जाए, और रीनेम में हम इसको चेंज करवाना चाहते हैं यहाँ पर, और ओके। ऑल्सो आप लोगों को एक और छोटा सा काम करना होगा कि ये जो है इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर ले लेना है, मतलब ये जो पूरा आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं इसको इस करली ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट ये लिख देंगे अपडेट 1, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा अपडेट 1, जहां पर जॉन नाम से कोई मिलता है वहां क्या करो, रीनेम ऑपरेशन चलाओ एज वाले फील्ड पर, और एज इन ईयर्स कर दो उसको, ठीक है। तो चलिए पूरा कॉपी करते हैं इधर से, और टर्मिनल पे लाकर पेस्ट कर देता हूं और एंटर प्रेस कर दिया। तो बोल रहा है कि एक मैच हुआ था और एक मॉडिफिकेशन हुआ है, और इधर चल के हम लोग देखते हैं रिफ्रेश करके, तो एज इन ईयर्स करके एक आ जाना चाहिए जॉन के सामने, ठीक है। तो देखिए एज इन ईयर्स करके आ गया 34। तो ये सपोज आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को रीनेम करना चाहते हो तब के लिए, सपोज हम जॉन की एज को इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे INC। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है मैच फाइंड करने के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट अपडेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को अब एज इन ईयर्स लिखना पड़ेगा, और एज इन ईयर तो वैसे अभी हमने कोई डेटा डाला हुआ है नहीं, और ये देखिए जॉन का यहाँ से डेटा भी खाली हो गया, तो मैं दूसरा जेनी नाम से जो है स्टूडेंट वो ले लेता हूँ, जेनी, और हम क्या करेंगे एज को इंक्रीज कर देंगे 3 से, ठीक है। तो एज में 3 का इंक्रीमेंट देना है मुझे। सो अभी 22 दिखा रहा है, मुझे क्या करना है, इसको 22 को मैं जूम इन कर लेता हूं एक बार, देखिए अभी 22 दिखा रहा है, मुझे इसको 25 करवाना है, तो मुझे 3 का इंक्रीमेंट देना है। तो मैं ये कोड लिखूंगा पूरा, ओके, और अब मैं इधर ले जाकर पेस्ट करता हूं। तो देखिए इंक्रीमेंट हो चुका है, एक्नॉलेजमेंट आ गया,
रिफ्रेश अगर आप करेंगे, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो जैनी नाम से एज थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और 25 हो चुकी है। पहले 22 दिखा रहा था, अब 25 हो चुकी है। एज इट इज मैं अगर माइनस करना चाहता हूं तो डिक्रीमेंट के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन -3 अगर आप लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक डिक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। और ये -3 लगा दिया मैंने, यहाँ पर वापस ले जाकर पेस्ट करता हूँ। ओके, फिर से मॉडिफिकेशन हो गया, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए वापस एज जो है वो कम हो जानी चाहिए और 22 पे आ गई है। तो जैनी नाम से जो एज थी वो वापस हमने चेंज करवा दी, ठीक है। मैं इसको आगे ले जाकर रख देता हूँ ताकि आप एज को देख पाए। ओके, तो जैनी की एज जो है वो 22 हो चुकी है। तो ये है हमारे अपडेट ऑपरेटर्स, और इस तरीके से और भी ऑपरेटर्स हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन पर ले जाता हूँ, और यहाँ पर आपको लिखना है MongoDB, ओके, एंड इन MongoDB अपडेट ऑपरेटर्स, ठीक है। और MongoDB अपडेट ऑपरेटर्स में सबसे पहले ये अपडेट ऑपरेटर्स करके एक आ जाएगा MongoDB मैनुअल, और इसमें देखिए बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। जैसे सेट नाम का एक हमने ऑपरेटर पढ़ा, करंट डेट, इंक्रीमेंट, मैक्स, मिन, रीनेम, मल्टीप्लाई, सेट तो हमने पढ़ दिया, सेट और इंसर्ट, अनसेट, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं जो काम करते हैं MongoDB में अपडेट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ से सारी चीजें आपको और भी मिल जाएगी। तो काफी सारे और भी ऑपरेटर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, यानी ग्रेटर देन लेस देन लगाना है हमें, तो GT LT करके भी ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन लेस देन लगाने के लिए। वो कुछ ऑपरेटर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि आप किस तरीके से MongoDB को यूज करते हैं। जब आपको एक बार आइडिया मिल जाता है तो आप इजीली जाएंगे MongoDB के डॉक्यूमेंटेशन पर, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। इट इज कॉल्ड रिमूव ऑपरेशन। मतलब हमें कोई एक डॉक्यूमेंट अगर रिमूव करवाना हो तो उसके लिए हम कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो मुझे यही रखना है, जो जेनी है उसी को मुझे रिमूव करवाना है, db.student, और यहाँ लिख देंगे रिमूव, ठीक है। और जेनी जहां भी नाम मिलता है उस डॉक्यूमेंट को मुझे रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए db.collectionname.remove, और अंदर सर्च पास कर दिया, और इधर आकर मैं इसको चला देता हूँ, एंटर प्रेस किया, तो देखिए n रिमूव एक रिमूव हो गया है। इधर जाके हम लोग रिफ्रेश करके देखेंगे तो जेनी नाम से जो यूजर था वो रिमूव हो चुका है, मतलब यहाँ से हटा दिया गया है। ओके, तो ये हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। मैं एक बार सारे के सारे ऑपरेशंस के कोड आपको फिर से दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो है शो डेटाबेस, ठीक है, सारा डेटाबेस दिखाने के लिए। फिर डेटाबेस स्विच और नया क्रिएट करने के लिए यूज डेटाबेस। फिर ड्रॉप करने के लिए डेटाबेस को db.drop डेटाबेस, ठीक है। फिर हमें अगर कहीं इंसर्ट क्वेरी चलानी है, यानी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने से पहले कलेक्शन बनाना पड़ेगा, तो सो कलेक्शन, सारे कलेक्शन दिखाने के लिए। फिर db.create कलेक्शन, एक नया कलेक्शन क्रिएट करने के लिए। फिर db.collectionname.drop, उस कलेक्शन को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। देन हमारा इंसर्ट क्वेरी चलाने के लिए, तो db.collectionname.insert, इंसर्ट चलाने के लिए, और उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास कर देना है। और वैसे ही इंसर्ट मैनी, जिसमें हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करना है, मतलब एक एरे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। देन हम लोगों को जब फाइंड ऑपरेशन करना है, मतलब सारा डेटा मुझे अगर देखना हो तो मुझे फाइंड फंक्शन यूज करना है, और साथ में .pretty यूज करना है अगर मैं प्रिटीफाइड फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ सर्च करवाना है तो उस केस में मुझे क्या करना है, फाइंड में एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें की और वैल्यू होगी ताकि सर्च हो पाए। देन अगर हम लोगों को लिमिटेड डेटा चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए, तो फाइंड के आगे लिमिट लगाकर उसमें एक इंटीजर वैल्यू पास कर देनी है, ठीक है। अगर मुझे डेटा काउंट करना है तो मैं .count फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो शॉर्ट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा जिसमें मैं फील्ड का नाम और -1+1 रखूंगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग में आ जाएगा। ओके, देन हम लोगों को अगर किसी को अपडेट करवाना हो, किसी कलेक्शन को, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाना हो, तो अपडेट 1 करके हम लोग सर्च कर सकते हैं, और $set के अंदर मतलब एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें $set होगा, और उसमें जो हमारा अपडेटेड ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे। तो ये एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा इसको, बिकॉज यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। और फिर अपसर्ट आता है जिसमें बुलियन वैल्यूज है, इफ ट्रू देन क्या करेगा, उसको अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो क्रिएट कर देगा, और फॉल्स में क्या करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो आपको बता देगा कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर अपडेट करते टाइम हम कुछ ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटर्स मैंने अभी आपको वेबसाइट पे भी बताए। वैसे ही रीनेम ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट का कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन माइनस वैल्यू देते ही डिक्रीमेंट हो जाता है। और एट द एंड db.remove collection, db.collection name, मतलब उस कलेक्शन के अंदर से
जिसको भी रिमूव करना उसका सर्च पास कर दो और वो रिमूव हो जाएगा। सो गाइज ये पूरे वीडियो में हम लोगों ने मोंगोडीबी का एक क्रैश कोर्स कर लिया है, छोटा सा बिगिनर कोर्स है ये, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोंगोडीबी कैसे वर्क करता है। सो अब गाइज ये वीडियो पूरा आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्रैश कोर्सेज में और भी लाता रहूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।